ये नर्स इस नर्सरी से बाहर आती है और अपनी नजर घुमाती है तो पाती है जर्मन सैनिक लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। फिर ये नर्स एक खिड़की के पास जाकर स्मोक करने लगती है। तभी अचानक से एक ट्रेन उस सड़क से गुजरने लगती है जिससे उस जर्मन सैनिक को ये औरत नजर नहीं आती और इसका फायदा उठाकर ये औरत इस खिड़की से एक छोटे बच्चे को लेकर उस ट्रेन में खड़े इस आदमी को दौड़कर पकड़ा देती है। और जैसे ही ये ट्रेन वहां से हटती है तो जर्मन सैनिक पाता है कि वो नर्स वापस से बिल्डिंग के अंदर जा रही है, जिससे उस सैनिक को सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर हकीकत तो ये थी कि उस नर्स ने इस नर्सरी से इसी तरह से हजारों की तादाद में छोटे बच्चों को गायब कर दिया था, इन सैनिकों की आंख में धूल झोंक कर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं और इन सैनिकों को कुछ पता भी नहीं चल पाता। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस कहानी को जानना होगा कि आखिर क्यों ये नर्स इस नर्सरी से छोटे बच्चों को गायब करती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जुलाई 1942 से और हमें ये औरत दिखाई जाती है जिसका नाम मीप होता है, जो कि एक क्रिश्चियन होती है और पोलैंड में रहती होती है। फिर हमें ये यहूदी फैमिली दिखाई जाती है जो काफी डरी होती है क्योंकि इनकी फैमिली में से एक मेंबर जिसका नाम मार्गो फ्रैंक होता है, उसको जर्मनी में वर्क कैंप में भेजने का ऑर्डर आया है और ये वर्क कैंप हिटलर ने बनवाए हैं इन यहूदियों को टॉर्चर करने के लिए, जहाँ पर इनका बचना नामुमकिन था। इसलिए ये सभी लोग बगैर किसी की नजर में आए कहीं सुरक्षित जगह पर रुकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अगर ये पूरी फैमिली एक साथ घर से बाहर जाएगी तो पकड़े जा सकते हैं। इसलिए मीप कहती है कि वो मार्गो को किसी भी तरह उस छुपने वाली जगह पर ले आएगी। फिर मार्गो और मीप अपनी साइकिल से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर पर एक ब्रिज के नीचे जहाँ पर काफी सन्नाटा होता है वहां पर मीप मार्गो से कहती है कि वो अपना कोट उतार कर फेंक दे, क्योंकि उस पर एक स्टार बना हुआ था, जिसका मतलब था कि ये एक यहूदी लड़की है। और थोड़ी दूरी पर एक चेक पॉइंट भी था जहां पर ये यहूदी लड़की पकड़ी जा सकती थी। फिर कुछ देर बाद वो चेक पॉइंट भी आ जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपना स्टार वाला कोट पहन रखा था और अपनी आईडी दिखाकर चेक पॉइंट पार कर रहे थे। लेकिन ये यहूदी लड़की डर से कांप रही थी क्योंकि ना तो इसने अपना स्टार वाला कोट पहन रखा है और ना ही इसके पास आईडी कार्ड है, इसलिए ये वापस जाने का सोचती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें 1930 का दौर दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी औरत मीप ईस्ट से मिलते हैं। उसके घर वाले चाहते हैं कि वो कोई नौकरी करे, इसलिए वो एक दिन ऑटो फ्रैंक नाम के व्यापारी के ऑफिस में काम ढूंढने जाती है। ऑटो फ्रैंक अपने परिवार के साथ पोलैंड में रहता होता है। ऑटो फ्रैंक को मीप का जिंदा दिल नेचर पसंद आता है और वो उसे अपने ऑफिस में काम देने को फैसला करता है। मीप की नौकरी शुरू होती है और धीरे धीरे वो ऑटो फ्रैंक के परिवार के साथ घुलने मिलने लगती है। मीप ऑटो फ्रैंक की वाइफ और उनकी 2 बेटियों मार्गो फ्रैंक और एनी फ्रैंक से मिलती है। मीप को उसके साथ काम करके अच्छा लगता है और वो उन्हें अपने परिवार की तरह समझने लगती है। लेकिन होलैंड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि जर्मनी में हिटलर का जलवा हर तरफ बढ़ने लगा था और हिटलर की पार्टी ने यहूदियों के खिलाफ कड़ी पॉलिसीज लगाना शुरू कर दिया था। ऑटो फ्रैंक जो खुद एक यहूदी होता है वो अपने परिवार के लिए चिंतित होता है। मीप को भी ये बात समझ में आने लगती है कि आने वाला समय बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर एक दिन मार्गो फ्रैंक को एक कॉल अप नोटिस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि उसे जर्मन कैंप में रिपोर्ट करना होगा और उस कैंप से वापस आना नामुमकिन था क्योंकि उस कैंप में यहूदियों पर काफी अत्याचार होते थे जिनसे जिंदा बच पाना लगभग मुश्किल था। इसलिए ये मूवमेंट बहुत ही इमोशनल और डरावना होता है क्योंकि इसके बाद ऑटो फ्रैंक फैसला करते हैं कि अब उन्हें छुपने की जरूरत है। ऑटो फ्रैंक अपने परिवार को सेफ रखने के लिए अपने ऑफिस के ऊपर एक सीक्रेट कमरे में छुपने का फैसला करते हैं और इस कमरे के बारे में सिर्फ ऑटो फ्रैंक को भी मालूम था क्योंकि ये कमरा बाहर से देखने पर नजर ही नहीं आता था। इस मुश्किल समय में ऑटो फ्रैंक से मदद मांगने में मीप बिना हिचकिचाहट के उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय मीप को ये नहीं पता होता है कि ये फैसला उसके और फ्रैंक परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मार्गो फ्रैंक डर से कांप रही थी क्योंकि उसे चेक पॉइंट पार करना था, वो भी बगैर आईटी के। फिर मीप अपनी साइकिल की हवा निकालते हुए सोचती है कि उसे क्या करना है। फिर वो मार्गो से कहती है कि वो उससे बात करती रहे और साइकिल चलाते हुए पीछे मुड़ के ना देखे। और थोड़ी ही दूरी पर एक सैनिक कहता है और इसका मतलब था कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, जिसके जवाब में मीप कहती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रही है और पीछे मुड़ के नहीं देखती। लेकिन मार्गो अभी भी डर रही थी क्योंकि चेक पॉइंट अभी भी बचा था। बाकी सैनिक उस पर इतना ध्यान शायद इसलिए नहीं देते क्योंकि वो एक ईसाई लड़की दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने अपना स्टार वाला कोट नहीं पहन रखा था। खैर वो दोनों आखिरकार वो चेक पॉइंट पार ही कर लेती हैं और फिर मीप मार्गो को उसके पिता के ऑफिस में बने सीक्रेट कमरे में ले जाकर कहती है कि ऑफिस के खुलने से पहले जो करना है कर लो
उसके बाद जरा से आवाज मौत को बुलावा होगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक यहूदी डॉक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रिज होता है, जो मीप को मेडिसिन देता है और कहता है कि सरकार के नियम के मुताबिक यहूदी डॉक्टर से इलाज करवाना गैर कानूनी हो गया है, इसलिए उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन मीप इस चीज की परवाह नहीं करती। फिर वो यहूदी डॉक्टर मीप से फ्रैंक फैमिली के बारे में बताता है कि किसी को ऑटो फ्रैंक का एक लेटर मिला था जिस पर स्विट्जरलैंड का एड्रेस पड़ा था, तो हो सकता है फ्रैंक फैमिली यहाँ से बचकर स्विट्जरलैंड भागने में कामयाब हो गई हो। इसलिए वो मीप से कंफर्म करता है कि क्या ये सच है, क्योंकि मीप ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में काम करती थी। जिस पर मीप कहती है कि उसे भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है कि आखिर ऑटो फ्रैंक अचानक अपनी फैमिली के साथ कहां गायब हो गए। लेकिन सच तो यह था कि ऑटो फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ अपने ऑफिस के सीक्रेट रूम में छुपे हुए थे, जो कि उनके ऑफिस के ठीक ऊपर था, लेकिन नजर नहीं आता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि अब मीप एक डबल लाइफ जी रही है। एक तरफ वो नॉर्मल ऑफिस का काम कर रही है जहां सबको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और दूसरी तरफ वो फ्रैंक फैमिली के लिए हर दिन जरूरी सप्लाई जैसे खाना, न्यूज और जरूरी चीजें उनके हाइडआउट मतलब छुपने वाली सीक्रेट जगह तक पहुंचा रही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मीप को हर वक्त केयरफुल रहना पड़ता है ताकि कोई शक ना करे इस रिस्की काम को करते हुए। मीप को हर वक्त ये फिक्र लगी रहती थी कि अगर कभी कुछ गलत हो गया तो फ्रैंक फैमिली और इनका सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। इस रिस्क के बावजूद मीप अपने फ्रेंड्स को मदद करने के लिए पूरी जान लगा देती है। अब बात करते हैं सीक्रेट रूम के अंदर की लाइफ की, जहां हमें पता चलता है कि उस सीक्रेट रूम में फ्रैंक फैमिली के साथ एक और यहूदी फैमिली जिसका नाम पेल्स फैमिली होता है वो भी छुपी होती है। फ्रैंक फैमिली और पेल्स फैमिली को इतनी कन्फाइंड जगह में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑफिस खुलने से पहले उन्हें वॉशरूम यूज करना होता था और पूरा दिन वो लोग बात नहीं कर सकते थे। इससे खतरा था पकड़े जाने का, और ये रूम बहुत छोटी सी जगह में बना था और उसमें 8 लोग रहते थे। टेंशन और एंजाइटी सब पर छाई हुई थी कि कहीं नाजी आर्मी आकर यहाँ पर छापा न मार दे। यहाँ पे हमें एनी फ्रैंक का स्ट्रगल भी दिखाया जाता है। एनी एक यंग लड़की होती है जिसमें जिंदगी से भरपूर क्यूरियोसिटी है, लेकिन अब उसे एक छोटी जगह में अपना पूरा बचपन गुजारना पड़ रहा है। वो खिड़की से बाहर देख भी नहीं सकती, बाहर जा भी नहीं सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मीप को फ्रैंक फैमिली के घर के पास देखते हैं, जहाँ पर नाजी सेना फ्रैंक के घर का एक सामान अपने साथ सीज करके ले जा रही होती है, क्योंकि उस फैमिली का कुछ भी पता नहीं होता। अब ये खबर वो फ्रैंक फैमिली को देती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि अब राशन को कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि जब फ्रैंक फैमिली और वेनपेल सीक्रेट रूम में छुप रहे होते हैं उन्हें खाने और जरूरी सामान की जरूरत होती है। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी और उनके ऑक्युपाइड टेरिटरीज मतलब जिन पर जर्मनी का कब्जा था, जिन पर हिटलर का कब्जा था, वहां पर हिटलर ने एक सिस्टम चला रखा था जिस सिस्टम का नाम था राशनिंग सिस्टम, जिसका मतलब था कि हर आदमी को लिमिटेड राशन मिलता था और इस राशन को पाने के लिए गवर्नमेंट से इशू किए गए राशन बुक्स का ही यूज करना होता था। राशन बुक्स में कूपन्स होते थे जो हर आदमी के खाने, फ्यूज, कपड़े एक्सेट्रा के लिए यूज होते थे। मीप को सीक्रेट रूम में छुपी हुई फैमिलीज के लिए राशन अरेंज करना होता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वो नॉर्मल राशन बुक्स यूज करती तो लोग शक कर लेते कि इतना राशन क्यों खरीदा जा रहा है, और ब्लैक मार्केट से राशन खरीदने पर पकड़े जाने की पूरी संभावना थी। इसलिए मीप ने अपने हस्बैंड जैन की मदद से कुछ फेक राशन बुक्स अरेंज किए जो उसने इलीगल तरीके से लिए थे, क्योंकि जैन एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था। ये राशन बुक्स उन्हें ज्यादा सप्लाईज लेने में मदद करते थे बिना किसी को शक होने दिए। यहाँ पर मीप और जैन का ब्रेवरी और रेजिस्टेंस दिखाया गया है, क्योंकि राशन बुक्स को इलीगली अरेंज करना बहुत बड़ा रिस्क था। अगर ये एक्सपोज हो जाता तो मीप और उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया जा सकता था। इस राशन बुक सिस्टम की वजह से मीप फ्रैंक फैमिली और पेल्स फैमिली को जरूरी चीजें प्रोवाइड कर पाई और उनके सर्वाइवल में मदद की। फिर अगले दिन मीप फिर से मेडिसिन लेने के लिए उसी डॉक्टर के पास गई, जहाँ उसने कहा कि वो मीप से अपनी सेफ्टी के लिए हेल्प मांगता है, क्योंकि नाजी यहूदियों को अरेस्ट कर रहे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे होते हैं। डॉक्टर काफी डेस्परेट होता है और मीप से गुजारिश करता है कि उसके लिए भी छुपने की जगह अरेंज की जाए। मीप जो पहले ही फ्रैंक और वेनपेल्स फैमिली को मदद कर रही होती है, इस नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि मीप ने आज अपने घर के पास देखा कि कैसे नाजी आर्मी के लोग बहुत से यहूदियों को जबरदस्ती अपने ट्रक में भर रहे होते हैं और उनका सामान सीज कर रहे होते हैं ताकि उन्हें वर्किंग कैंप्स में भेजा जा सके। लेकिन ये उनके लिए और भी रिस्की हो जाता है। एक और इंसान को सीक्रेट रूम में छुपाना काफी बड़ा स्टेप था, क्योंकि इतने ज्यादा लोग सीक्रेट रूम में होंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। खैर, एक दिन जब मीप फ्रैंक फैमिली के लिए खाने पीने का सामान लेकर ऑफिस आती है, तब उसे एक अनजान शख्स जिसका नाम टोनी होता है, जो कि नाजी पार्टी का एक मेंबर होता है, वो ऑफिस के बाहर ऑटो फ्रैंक का वेट करते हुए दिखाया जाता है। जब मीप उससे बात करती है तब उसे पता चलता है कि वो ऑटो फ्रैंक से मिलने आया है, लेकिन मीप उसे बताती है कि फ्रैंक फैमिली स्विट्जरलैंड चली गई है, जिससे वो आदमी स्विट्जरलैंड में ऑटो फ्रैंक
का एड्रेस मांगता है, जिससे मीप थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है और कहती है कि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। फिर हमें मीप का हस्बैंड जैन दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ मिलकर फेक राशन कार्ड बनवाता है ताकि वो और छुपे हुए यहूदियों को खाने का इंतजाम करवा सके। फिर उसी दौरान जैन को पता चलता है कि नाजी रेड के दौरान बहुत से यहूदी अपने सामान को छोड़कर अलग अलग जगहों पर छुप गए हैं, लेकिन इस दौरान एक छोटा बच्चा उसी घर में छूट गया है। इसीलिए जैन उस बच्चे को बचाने के लिए उस अपार्टमेंट में जाता है और काफी रिस्की काम को अंजाम देता है और उस बच्चे को आखिरकार बचा ही लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहां पर रोज की तरह मीप फ्रैंक फैमिली के लिए खाने पीने का सामान ऑफिस में लेकर जाती है और जैसे ही मीप सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलती है, उसे एनी दिखती है जो डायरी लिख रही होती है। तब मीप उससे कहती है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद मीप जैसे ही वापस नीचे वाले ऑफिस के पोर्शन में आती है, तभी उसे वहाँ टोनी नाम का बंदा दिखता है, जो मीप से कहता है कि तुम और तुम्हारे ऑफिस के सभी लोग एक ही तरह की स्टोरी ऑटो फ्रैंक के बारे में क्यों बता रहे हैं। उसके बाद टोनी कहता है कि उसको ऑटो फ्रैंक से मिलना काफी जरूरी है, क्योंकि उसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, जिस पर मीप उसे मदद ना करने के लिए सॉरी बोलती है। फिर मीप अगले दिन यही बात ऑटो फ्रैंक को बताती है, जिस पर ऑटो फ्रैंक कहता है टोनी उसे ब्लैकमेल करके पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि उसने नाजी के बारे में एक लेटर में गलत कहा था। इसीलिए ऑटो फ्रैंक मीप को सतर्क रहने को कहता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मीप जैसे ही ऑफिस जाती है तो पाती है कि उसके ऑफिस का लॉक टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिससे वो डर जाती है और सोचती है कि शायद नाजी आर्मी ने सभी को पकड़ लिया है। लेकिन जब वो सीक्रेट रूम में जाती है तो सभी लोगों को सुरक्षित पाती है। फिर एनी फ्रैंक उसे बताती है कि रात को कुछ लोग ऑफिस में लॉक तोड़कर घुस आए थे, लेकिन सीक्रेट रूम का दरवाजा लॉक था, इसीलिए कोई उसे खोल नहीं पाया। फिर मीप कहती है कि आज छुट्टी है और पूरे ऑफिस में काफी चोरी हुई है, जिससे उनके ऑफिस का सारा सामान चोरी हो गया है। और उसके बाद मीप जब अपने घर वापस आती है, तब वो जैन से कहती है कि उसे सीक्रेट रूम के दरवाजे का कुछ करना पड़ेगा। फिर मीप उस दरवाजे को एक फेक वॉल से रिप्लेस करने का आइडिया देती है, जिसमें सिर्फ अंदर की तरफ से ही दरवाजा खोला जा सके। फिर जैन दिखाया जाता है जो कुछ यहूदियों को चर्च में छुपाता है और इसमें चर्च का फादर भी जैन की मदद करता है। फिर हमें पता चलता है कि जैन ने जिस छोटे बच्चे को बचाया था वो उन्हें यहूदियों का बच्चा होता है, अपने बच्चे से नहीं मिल सकते क्योंकि उसे कोई और पाल रहा था ताकि उसकी जान बच सके। फिर अगले दिन मीप जब अपने ऑफिस जाती है, तब उसके साथ के लोग एक सरप्राइज देते हैं और वो सरप्राइज ये होता है कि मीप ने जैसा आइडिया दिया था कि सीक्रेट रूम के दरवाजे को एक फेक वॉल से रिप्लेस किया जाए जिससे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सके, वैसा ही दरवाजा उसके ऑफिस के दोस्तों ने बना दिया था, जिसे खोलने के लिए बाहर से विसल बजाकर सिग्नल दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जैन दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी उसे दो यहूदी दिखते हैं जो कि सड़क की सफाई कर रहे होते हैं। जैन उनमें से एक को पहचान जाता है और उस यहूदी से पूछता है कि वो सड़क की सफाई क्यों कर रहे हैं। तब नाजी सैनिक कहता है कि मैंने इस यहूदी को सड़क पर थूकते देखा था, जिस पर वो यहूदी कहता है कि उसने थूका था लेकिन अब साफ कर दिया है तो उसे जाने दो, जिस पर नाजी सैनिक थूकता है और उसे भी साफ करने को कहता है। जैन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो नाजी सैनिक से बहस करना शुरू कर देता है। तभी वो यहूदी उसे वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ ज्यादा देर बहस करेगा तो उनकी जान जा सकती है। फिर हमें सीक्रेट रूम दिखाया जाता है जहां पर मीप बाकी सभी के साथ बात कर रही होती है। तभी वहां पर हवाई हमला होता है और ये हवाई हमले से ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि ये हमला ब्रिटिशर्स ने नाजीज के ऊपर किया होता है। फिर हमें एक थिएटर दिखाया जाता है जिसमें पहले यहूदी आते थे, लेकिन जब से एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया है, ये थिएटर अब यहूदियों का जेल बना दिया गया है जहाँ पर सभी यहूदियों को रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें वर्किंग कैंप में भेजा जाता है। तब तक के लिए उनसे यहाँ पर काम कराया जाता है। फिर हमें ये यहूदी औरत दिखाई जाती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। उसका बच्चा उसे कब मिलेगा ये वो ब्रिटिश काउंसिल से पूछती है। ब्रिटिश काउंसिल वहीं पर उन यहूदियों ने एक अपना ग्रुप बना रखा था जिस पर वहां पर काम करने वाले यहूदी उससे अपनी भाषा में कहते हैं कि ज्यूइश काउंसिल दुश्मन नहीं है, दुश्मन कौन है वो जानते हैं। जिस पर वो औरत कहती है कि ज्यूइश काउंसिल में काम करने वाले सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं। फिर ज्यूइश काउंसिल की ये नर्स उस औरत को कहती है कि अगर तुम अपने बच्चे के साथ वर्किंग कैंप में जाओगे तो तुम्हारा बच्चा वहां पर बच नहीं पाएगा, इसलिए उसके पास एक प्लान है। वो बताती है कि नाजी आर्मी जब तुम्हारे फैमिली को काउंट करेगी कैंप में भेजने से पहले, तब तुम एक डॉल अपने पास कवर करके रखना, इससे तुम्हारी फैमिली की गिनती पूरी हो जाएगी।
और तुम्हें कैंप्स में भेज दिया जाएगा और इस तरह तुम्हारी बच्ची जिंदा बच जाएगी। और वो नर्स उसकी बच्ची को छुपाने के लिए कहीं भिजवा देगी, जिस पर वो यहूदी औरत मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो नर्स इस नर्सरी से बाहर आती है और अपनी नजर घुमाती है तो पाती है कि जर्मन सैनिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिर ये नर्स एक खिड़की के पास खड़ी होकर स्मोक करने लगती है, लेकिन नाजी सैनिक लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे। तभी अचानक एक ट्रेन उस सड़क से गुजरती है जिससे वो नर्स नाजी सैनिक को नहीं दिखती है और वो नर्स इसी दौरान उस बच्चे को खिड़की से लेकर उस ट्रेन में खड़े एक आदमी जिसका नाम जैन होता है उसको पकड़ा देती है और जैन उस बच्चे को लेकर सुरक्षित कहीं छुपा देता है, जिससे उस यहूदी बच्चे की जान बचा ली जाएगी। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जैन और मीर दोनों अपनी जान को जोखिम में डालकर खुद क्रिश्चियन होकर यहूदियों को बचा रहे थे, सिर्फ इंसानियत के नाते। फिर अगले दिन मीर जब अपने घर पहुंचती है तब उसे एक नाजी ऑफिसर मिलता है जो उससे कहता है कि वो उसका नया पड़ोसी है। उसके बाद वो मीर को उसका लेटर देकर कहता है कि हिटलर की जय। उसके बाद मीर भी उसे हल्का से हाथ हिलाकर रिस्पेक्ट दिखाती है। फिर मीर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है उस ऑफिसर को लेकर, जिस पर जैन उसे पॉजिटिव रहने को कहता है। फिर हमें वही नर्स दिखाई जाती है जो सभी को कहती है कि नाजी सैनिक इस नर्सरी में आ रहे हैं। फिर सभी लोग काफी केयरफुल हो जाते हैं। फिर नाजी ऑफिसर उस नर्स से कहता है कि इस बिल्डिंग को ऑफिशियली क्लोज करने का ऑर्डर आया है, इसीलिए फटाफट इन बच्चों को ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करो क्योंकि इन्हें कैंप्स में भेजने का ऑर्डर आ गया है। फिर सभी यहूदी बच्चों को सैनिक अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी यह नर्स कुछ बच्चों को अपने साथ दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है कि किसी जगह पर जाकर खुद को छुपा लो, और इस तरह ये नर्स कुछ बच्चों को कैंप में जाने से बचा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मीप दिखाई जाती है जो सीक्रेट रूम में जाकर सभी से कहती है कि रेडियो पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल सुनने से सभी लोग खतरे में आ सकते हैं, लेकिन वो सभी यहूदी मीप को कहते हैं कि एलीज कंट्री फ्रांस में लैंड कर चुके हैं, जिससे वो लोग काफी खुश होते हैं। मतलब अब हिटलर की आर्मी लगभग हारने वाली है। इस चीज से मीप और जैन भी काफी खुश थे क्योंकि अब सिटी फिर से खुशहाल हो जाएगी और नाजी आर्मी यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोज की तरह मीप खाने पीने का सामान काफी सावधानी से सीक्रेट रूम में देकर वापस ऑफिस के केबिन में आती है। तभी अचानक पीछे से नाजी सैनिक मीप और उसके साथियों पर गन तान देते हैं और ऑफिस में मौजूद सभी लोगों की आईडी चेक करने लगते हैं। उसके बाद मीप अपने ऑफिस के स्टाफ से डरते हुए पूछती है कि क्या इन्हें सीक्रेट रूम के बारे में पता चल गया है या फिर तलाश में आए हैं, जिस पर दूसरा बंदा चुप रहने को कहता है ताकि किसी को भनक ना हो। तभी हर जगह तलाशी लेने के बाद नाजी ऑफिसर सभी से कहता है कि उसे पता है कि तुम लोगों ने कुछ यहूदियों को छुपा रखा है, इसलिए नाटक की कोई जरूरत नहीं है। और वो ऑफिसर सभी उन यहूदियों के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि अगर उन्होंने बता दिया तो वो उन्हें जाने देगा, वरना सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर मीप कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है, वो एक एम्प्लॉय को लेकर उस ऑफिस के हर एक जगह को काफी बारीकी से चेक करने लगता है। उसी दौरान मीप एक राशन कार्ड और पेपर को एक बैग में भरकर वहां से दूर जैन को दे देती है, जो उन्हें चुपचाप वहां से ले जाता है और इधर वो नाजी ऑफिसर हर एक चीज को चेक कर रहा होता है। तभी वो उस सीक्रेट रूम की फेक दीवार के पास पहुंचता है और उसके बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में वो एम्प्लॉय कहता है कि ये सिर्फ एक फाइल स्टोरेज रूम है। जिसके बाद दूसरा ऑफिसर उस ऑफिस का वेयर हाउस देखने को कहता है और सभी लोग उस सीक्रेट रूम से दूर जाने लगे हैं। तभी अचानक वो नाजी ऑफिसर जमीन में कुछ निशान देखता है जो कि उस पेक दीवार को रोज खोलने बंद करने की वजह से पड़े थे, और वो समझ जाता है कि ये दीवार नकली है और ये एक दरवाजा है। फिर क्या था, वो ऑफिसर उस एम्प्लॉय को काफी टॉर्चर करता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है। उसके बाद दो नाजी सैनिक उस पेक दीवार को हटा देते हैं, जिससे वहां पर उन्हें एक दरवाजा नजर आता है। उसके बाद वो ऑफिसर उस एम्प्लॉय से उस दरवाजे को खोलने को कहता है, जिस पर वो एम्प्लॉय कहता है कि ये दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि दरवाजा खुलवाओ वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जिस पर वो बंदा विसल बजाकर सिग्नल देता है और अंदर से ऑटो प्राइम दरवाजा खोल देता है, जिससे वो सभी लोग पकड़े जाते हैं और मीप कुछ नहीं कर पाती। फिर एक ट्रक आता है जिसमें उन 8 यहूदियों को बिठाकर वर्किंग कैंप्स में भेज दिया जाता है और उनका साथ देने वालों को अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो ऑफिसर मीप को छोड़ देता है क्योंकि मीप उसी जगह से बिलोंग करती थी जहां से वो ऑफिसर था। इसके कुछ देर बाद मीप उस सीक्रेट रूम में जाती है जहां पर उसे सिर्फ सन्नाटा नजर आता है और वो जैन के साथ पूरा वक्त उस ऑफिस में टेंशन में बिताती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। जैन कहता है कि उसे नहीं पता कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है, तो कुल मिलाकर वो लोग कुछ नहीं कर सकते।
इसमें सोचने वाली एक बात और होती है कि 2 सालों तक किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता चला, लेकिन फिर कैसे नाजियों को इसका सुराग मिला, इस चीज का पता मीप को भी नहीं चलता। लेकिन वो सोचती है कि शायद उस टोनी नाम के बंदे ने ही ये लीक किया होगा, जो हर रोज ऑटो फ्रैंक से मिलने ऑफिस आता था। इसलिए मीप उसके घर जाकर उसे एक कंटाप मारती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि टोनी ने ही ये लीक किया है। खैर, इसके बाद मीप और जैन ये डिसाइड करके खूब सारा पैसा कलेक्ट करते हैं और उस नाजी ऑफिसर को रिश्वत देकर ऑटो फ्रैंक को बचाने का सोचते हैं। लेकिन जब मीप ऐसा करने जाती है तब सीनियर ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और उससे सारे पैसे लेकर उसे बाहर निकाल देता है, और इस तरह उनका आखिरी रास्ता भी बंद हो जाता है। उसके बाद मीप और जैन वापस ऑफिस आते हैं और सीक्रेट रूम की दूसरी कीज ढूंढते हैं, क्योंकि नाजी ऑफिसर सारी चाबियां अपने साथ ले गए थे। फिर मीप को दूसरी चाबियां मिलती हैं। फिर मीप और बाकी लोग उस सीक्रेट रूम में को खोलते हैं और देखते हैं कि सब कुछ उलझा पड़ा हुआ है और एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। फिर मीप को ख्याल आता है कि एनी फ्रैंक हमेशा एक डायरी अपने साथ लिखा करती थी, इसलिए मीप उस डायरी को ढूंढती है तो उसे बहुत सारे बिखरे हुए पेजेस मिलते हैं, जिसे मीप और जैन कलेक्ट करते हैं और उसे ऑफिस के ड्रावर में सुरक्षित रख देते हैं। उसके अलावा उस रूम में अब कुछ भी नहीं बचता। फिर जैन उस सीक्रेट रूम में वापस ताला लगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 महीने बाद, जब मीप और उसके ऑफिस के बचे हुए लोगों के साथ मीप दोबारा से ऑफिस शुरू करती है। लेकिन अब परेशानी की बात यह होती है कि जर्मन ने सारी फूड सप्लाईज उस शहर में रोक दी थी, इसलिए अब उनका बिजनेस आगे चल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो गया है। फिर हम देखते हैं कि पोलैंड में फूड सप्लाई की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि मीप और जैन गर्म पानी का सूप पीकर अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। फिर एक रात ये लोग देखते हैं कि इनके घरों के ऊपर से बहुत से प्लेन गुजर रहे हैं। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि शायद ये जर्मन फाइटर्स हैं, लेकिन बाद में ये लोग देखते हैं कि ये फूड सप्लाईज एलीज कंट्री की तरफ से फेंकी जा रही है। इसका मतलब था कि जर्मन आर्मी अब पूरी तरह से हार चुकी है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सभी पोलैंड निवासी खुशी बना रहे थे, क्योंकि एलीज कंट्री की सेना पोलैंड जीत चुकी थी और जर्मन सेना यहाँ से जा चुकी थी। इससे ये साफ हो गया था कि अब किसी भी यहूदी को छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अडोल्फ हिटलर की सेना पोलैंड से बाहर जा चुकी है और अब पोलैंड आजाद था जर्मन सेना से। अब सब कुछ ठीक होने वाला था उन यहूदियों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मौत का सामना हर रोज किया। फिर हमें जैन दिखाया जाता है, जो एक औरत से कहता है कि उसने कभी किसी यहूदी बच्ची को अपने यहाँ छुपाया था, जिस पर वो औरत एग्री करती है। उसके बाद जैन उससे कहता है कि उसकी दादी वर्किंग कैंप से वापस पोलैंड आ रही है, इसलिए वो उस लड़की को उसकी दादी के पास ले जाने के लिए आया है। जैसा कि हमें कहानी में बताया गया था कि जब नाजी सेना का कब्जा था पोलैंड पर, तब यहूदियों को जबरदस्ती वर्किंग कैंप में भेजा जाता था। लेकिन मीप और उसका हस्बैंड जैन उनके बच्चों को बचाने का और छुपाने का काम करते थे, ताकि उनकी जान बचा सकें, और इसमें उन लोगों ने बहुत से यहूदियों की जान बचाई। फिर हमें मीप का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी एम्प्लॉयज वर्किंग कैंप में से छूट कर वापस आ गए हैं, जिनको नाजी सेना ने अरेस्ट किया था। जब वो वापस आकर काफी खुश थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में यहूदी वर्किंग कैंप से आजाद होकर वापस अपने घर पोलैंड जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, जिनकी मदद करने के लिए पोलैंड के सभी सरकारी ऑफिसर वहां होते हैं, जिसमें जैन भी होता है, जो उन यहूदियों को उनके परिवार वालों से मिलाने में मदद करता है। फिर वो एक यहूदी लड़की से पूछता है कि क्या वो जिस कैंप में थी, क्या वहां पर फ्रैंक फैमिली के किसी मेंबर से मिली थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो किसी ऐसे नाम के इंसान से उस कैंप में नहीं मिली थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैन दिखाया जाता है, जो दौड़ते दौड़ते मीप के पास आता है और उसे बताता है कि ऑटो फ्रैंक के बारे में पता चल गया है। फिर हम देखते हैं कि ऑटो फ्रैंक वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर मीप और जैन उसे गले लगा लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह होती है कि ऑटो फ्रैंक के साथ उनकी दोनों लड़कियां मार्गो फ्रैंक और एनी फ्रैंक नहीं होती, क्योंकि उन्हें अलग अलग वर्किंग कैंप में डाला गया था, जिससे को लेकर वो लोग टेंशन में थे। लेकिन मीप सभी को हौसला देती है, वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए मीप सभी को रेलवे स्टेशन और सभी ट्रांसपोर्ट वाली जगहों पर एक्टिव रहने को कहती है। जिसके बाद हम मीप, जैन और ऑटो फ्रैंक के साथ उनके घर के सामने देखते हैं, जहां पर अब कोई और रह रहा होता है, जिस पर मीप उनसे कहती है कि ये घर ऑटो फ्रैंक का है। लेकिन ऑटो फ्रैंक उनसे अपना घर लेने नहीं आया होता, बल्कि वो उन्हें एक लेटर देता है जिस पर उसका एड्रेस लिखा होता है और उनसे कहता है कि वो पहले इसी घर में रहता था, इसलिए अगर यहाँ पर उसकी फैमिली आए तो वो उन्हें ये एड्रेस बता दे। और इसी तरह ये सभी लोग हर जगह ऑटो फ्रैंक की फैमिली को ढूंढने लगते हैं। फिर एक दिन मीप और जैन टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें एक औरत, उसका हस्बैंड दिखाई देते हैं, जो जैन से कहते हैं कि क्या आपने उन्हें पहचाना, जिस पर जैन बोलता कि उससे पहले ही वो दोनों बोलते हैं कि वो वही लोग हैं जिनका बच्चा उन्होंने नाजी सैनिकों से बचाया था और आज वो पूरी फैमिली एक साथ है, इसलिए
वो उसका मतलब जैन का काफी शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर जैन भी काफी खुश होता है, लेकिन उसे याद नहीं होता क्योंकि उसने बहुत से यहूदियों की जान बचाई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में, जहाँ पर एक यहूदी औरत आती है जिसे देखकर लगता है कि वो भी वर्किंग कैंप से रिलीज होकर आई है। वो कहती है कि उसे ऑटो फ्रैंक से मिलना है क्योंकि वो उनकी बेटियों के बारे में जानती है और उसके पास कुछ जानकारी है जो उसे ऑटो फ्रैंक को देनी है। फिर हमें पता चलता है कि ऑटो फ्रैंक की पूरी फैमिली की डेथ उस वर्किंग कैंप में हो गई थी, मतलब कोई भी जिंदा बच नहीं पाया था, सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही एक ऐसा बंदा था जो जिंदा बच पाया था। फिर मीप को एनी फ्रैंक की डायरी याद आती है जो उसने बचाकर अपने पास सुरक्षित रख ली थी। उसे वो ऑटो फ्रैंक को दे देती है। उसके बाद ऑटो फ्रैंक मीप के घर आता है और उसको थैंक्स कहता है कि इस डायरी को सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि ऑटो फ्रैंक ही वो अकेला शख्स था जो उस सीक्रेट रूम से जिंदा बचा था, बाकी जिसमें उसकी फैमिली भी थी सभी लोग मारे जा चुके थे उन कैंप्स में। और ऑटो फ्रैंक की जब तक डेथ नहीं हो गई तब तक वो मीप और जैन के साथ उसके घर पर ही रहा और इस दौरान ऑटो फ्रैंक ने एनी फ्रैंक की डायरी भी पब्लिश करवाई। बस ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।